हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर पर फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर के। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है। जो स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हैं, प्ले लिस्ट में आप जाइए, प्ले लिस्ट में आपको क्रम से वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने ऊपर भाग भी डाल रखे हैं कि भूगोल भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इस तरीके से मैंने वहाँ पर पार्ट वाइज सीरीज मैंने डाल रखी है। तो आप वहाँ पर पार्ट वाइज सीरीज को आप देख सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित जो नदियाँ चल रही थी। और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ाया था? सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैंने इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे झेलम के बारे में मैंने पढ़ाया, चिनाब के बारे में पढ़ाया। चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इन नदियों के बारे में हमने क्रम से एक के बारे में विस्तार से हमने चर्चा करी थी। डिटेल में हमने टॉपिक को पढ़ा है। आप उस टॉपिक को फिर से कवर कीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइए कि हमारी समझ में यहाँ से नहीं आ रहा है और यहाँ से हमें पुनः एक बार फिर से बताया जाए तो मैं बिल्कुल बताऊँगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, देखिए पढ़ाई तभी होती है जब आपके डाउट निकलते हैं। अन्यथा की स्थिति में मैं यहाँ कर पढ़ा करके चला जाऊँगा और आप केवल क्लास देख करके रह जाएंगे। आप ना तो कुछ समझ पाएंगे और ना ही कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि आपके डाउट ही नहीं बनते। डाउट बनाना शुरू कीजिए। अगर आप डाउट बनाना शुरू करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए आज का जो हमारा विषय है वो है गंगा और गंगा नदी तंत्र को लेकर के हम बात करेंगे। गंगा नदी तंत्र। चलिए, क्योंकि एक एक नदी को हम देख रहे हैं तो गंगा नदी तंत्र भी देखेंगे हम। गंगा नदी तंत्र, ये है आपके गंगा नदी तंत्र। ठीक है, कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। एक मिनट रुक जाइए जरा, दूसरा मार्कर है जी। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, चलिए सबसे पहले वही क्रम से कंटिन्यू सीरीज जो हम देखते आ रहे थे कि सबसे पहले इसका हम उद्गम देखेंगे गंगा नदी का। देखिए गंगा नदी जो है अपने पौराणिक एवं सांस्कृतिक के कारण, पौराणिक जो भारत की एक नदी है, तो यह कि इसकी संस्कृति विरासत के कारण या आप क्यों कह सकते हैं हम पौराणिकता के कारण भारत की जो नदी है गंगा नदी है सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन नदियों में से एक मानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम उस क्षेत्र से हुआ है जिसे हम गोमुख कहते हैं, यानी गोमुख ग्लेशियर, और इसी को हम कह देते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। तो हम जानते हैं इसके उद्गम को लेकर के कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। उद्गम तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है उद्गम। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, उद्गम। इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? देखिए इस नदी का उद्गम जो हुआ है, ठीक है, इसका उद्गम या हम लिख सकते हैं नदी का उद्गम, यानी गंगा का उद्गम। गंगा का उद्गम, उद्गम मीन्स स्रोत। उद्गम उत्तराखंड के उत्तर काशी में स्थित गोमुख हिमनद से हुआ है। गोमुख हिमनद से हुआ है। गोमुख हिमनद से हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है सर? ये उत्तराखंड के उत्तर काशी में स्थित है गोमुख हिमनदी, यानी इसे हम गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 7010 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। यानी ये जो हिमनद है जिसकी हम बात करें, जो हिमनद है ये वाला हिमनद, इस हिमनद की हम बात करें गोमुख की, तो ये समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है? ये समुद्र तल से देखिए मीटर ऊंचा है, 7010 मीटर ऊंचा स्थित है। यहीं से निकलती है आपके
एक नदी निकलती है, ये गंगा नदी नहीं निकलती यहाँ से, बल्कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी निकल करके आती है, 205 किलोमीटर लंबाई में भागीरथी नदी प्रवाहित होती है और आगे जाकर के देवप्रयाग में अलकनंदा जब इसमें आकर के मिलती है, क्योंकि अलकनंदा की लंबाई भी 195 किलोमीटर है, जब वो नदी इसमें आकर के मिलती है तब यह नदी आगे देवप्रयाग में गंगा नदी कहलाती है। अभी मैं पंचप्रयाग बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा पंचप्रयाग, अभी देखते चलिए आगे। सामान्यतः हम बात करते हैं इसके लंबाई को लेकर के कि लंबाई इसकी कितनी है, क्योंकि उद्गम हो गया, लंबाई देखते हैं। ये 2 शाखाओं में निकल करके आती है गंगा नदी। एक शाखा इसकी उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर है और एक शाखा इसका उत्तराखंड में ही स्थित है आपके सतोपत ग्लेशियर, और सतोपत ग्लेशियर से निकलती है आपकी भागीरथी, और उत्तराखंड के गोमुख का उत्तरकाशी से निकलती है अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी निकलती है आपके कहाँ से, गोमुख हिमनद से, जबकि सतोपत से निकलती है अलकनंदा और आगे जाकर के देवप्रयाग में जाकर के मिल जाती हैं। बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था अभी, ठीक है। चलिए लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है। सामान्यतः इसकी लंबाई देखिए, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितना है। इस नदी की कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, अर्थात यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों है, क्योंकि यह बांग्लादेश और भारत दो देशों की स्थलीय सीमा में प्रवाहित होती है, इसलिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। यह भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। अब देखिए 5 राज्य कौन कौन से होते हैं। 5 राज्य, मैं अगर 5 राज्यों की बात करूं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए नंबर फर्स्ट 5 राज्य ऊपर से चलते हैं। पहले है उत्तराखंड, क्या है उत्तराखंड, ऊपर से चलते हैं उत्तराखंड। दूसरा है उत्तर प्रदेश। तीसरा है बिहार, क्रम से चलिए बिहार। चौथा है झारखंड, ठीक है। 5वां है पश्चिम बंगाल। यह उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2000 से पहले जो गंगा नदी थी ये कितने राज्यों से प्रवाहित होती थी, तो मात्र 4 राज्यों से, क्योंकि 2000 में एक नया राज्य बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, जिसका नाम था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। तो इसका निर्माण के बाद ही ये गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। तो देखिए उत्तराखंड में इस नदी की लंबाई कितनी है। सामान्यतः इस नदी की लंबाई है 310 किलोमीटर। 310 किलोमीटर लंबी शाखा एक प्रवाहित होती है गंगा नदी की, वो कहाँ होती है, उत्तराखंड में। सबसे अधिक लंबाई इसकी कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 1140 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो 1140 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है आपके गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, जो कि इसके 28 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए, बिहार में 455 किलोमीटर लंबी शाखा प्रवाहित होती है। झारखंड में 40 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह 520 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है आपके गंगा नदी, ठीक है, याद रखना। तो गंगा नदी की भारत में जो लंबाई है वो इस तरीके से है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर लंबी प्रवाहित होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1140, बिहार में 455 किलोमीटर लंबाई, झारखंड में 40 किलोमीटर लंबाई, जबकि पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर लंबाई में यह नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो देखिए यह उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। इस नदी की सबसे अधिक लंबाई, इस नदी की सबसे अधिक लंबाई यूपी के बदायूं जिले में है। 133 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में यह नदी यूपी के बदायूं जिले में 133 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। 133 किलोमीटर लंबाई में है ये, और यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है तो 28 जिले, और ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। देखिए ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इस समय ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में अगर नदी दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नदी केवल भारत की यानी उत्तर भारत की नदियाँ पूछी जाएंगी। ये आपसे कुछ भी नदी, किसी भी प्रकार से किसी भी नदी को पूछ सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की नदी हो, चाहे वो पूरे भारत में से किसी भी नदी के बारे में पूछ लिया हो, चाहे वो दक्षिण भारत की नदी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर नदी टॉपिक आपका दे रखा है सिलेबस में तो नदी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, और सबसे अधिक लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, बदायूं जिले में। और बदायूं जिले में, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है, तो कन्नौज से लेकर के कानपुर तक जो इसकी शाखा है, तो कन्नौज से लेकर के कानपुर तक जो इसकी शाखा प्रवाहित होती है, वहीं तक बहती है आपके गंगा नदी। और गंगा नदी इस क्षेत्र में यानी कहाँ, कन्नौज से कानपुर तक सबसे अधिक प्रदूषित होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लंबाई हो गया, आगे देखते हैं इसकी, ठीक है, नाम को लेकर के। नाम कि इस नदी के नाम क्या क्या है, नाम देख लीजिए, किस किस नामों से इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछ ले जाते हैं। गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को देखिए एक नाम है इसका, ठीक है, भागीरथी। क्या नाम है इसका, भागीरथी। एक नाम इसका भागीरथी है, और इसे भागीरथी कहाँ कहा जाता है, देखिए भागीरथी, इस नदी को, ठीक है, इसको उत्तराखंड में इसे भागीरथी, उत्तराखंड में इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। कितने किलोमीटर की लंबाई है भागीरथी नदी, ठीक है, 205 किलोमीटर लंबी शाखा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। कितने, 205 किलोमीटर लंबी शाखा जो कहाँ से निकलती है, जो गोमुख हिमनद से निकलती है, और इसे उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो एक नाम इसका गंगा का भागीरथी है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नाम क्या है इस नदी का, दूसरा नाम देखिए, इसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, पद्मा, ठीक है। इस नदी को पद्मा नदी भी कहा जाता है, पद्मा कहाँ कहा जाता है, देखिए बांग्लादेश में जब ये नदी प्रवेश करती है, क्योंकि बिहार से निकल के जाती है, फिर पश्चिम बंगाल से होकर के जाती है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार, तो पश्चिम बंगाल से जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसकी जो एक शाखा है, यानी यही नदी जा कर के आगे, शाखा नहीं बल्कि यही नदी आगे जा कर के क्या कहलाती है, पद्मा के नाम से। तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में अगर आपसे पूछे कहाँ,
तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ये फिर उसके बाद जब बांग्लादेश में ही ये प्रवाहित होती है तो आगे जाकर के इसमें एक ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है, जो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है और जब ये मानसरोवर झील के पास से निकल करके जब ये हिमालय के यानी महान हिमालय के समांतर 1200 किलोमीटर लंबाई प्रवाहित होती है और आगे ब्रह्मपुत्र नदी दिबांग दिहांग उसमें घाटी में प्रवेश करती है यानी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये असम से होती है, सीधा कहाँ गिरती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश से निकलती हुई जब ये आगे जाकर गंगा में मिलती है तो इसका नाम बदल जाता है और ये नदी मेघना के नाम से जानी जाती है। तो गंगा का जो अन्य नाम होता है वो है मेघना नदी। क्या होता है, मेघना। क्या होता है, मेघना। देखिए मेघना, 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 इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है। मेघना कहाँ कहा जाता है इसे, इसको भी बांग्लादेश में ही मेघना के नाम से जानते हैं। तो मेघना, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखना। तो नाम की बात करें तो नाम इसके कौन कौन से हो गए नाम, देखिए भागीरथी हो गया, पद्मा हो गया, मेघना हो गया। तो ये जो नाम है इसके, मैंने कहा था भागीरथी उत्तराखंड में 205 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद फिर ये नदी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए त्रिवेणी संगम होता है, एक जमुना नदी मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती। आपने देखा होगा कि यहाँ भी एक त्रिवेणी संगम बनता है, यानी मेघना में तो कौन कौन सी नदी हैं, एक गंगा है, एक जमुना है और एक आपके ब्रह्मपुत्र। एक त्रिवेणी संगम यहाँ बनता है और एक त्रिवेणी संगम आपके कहाँ बनता है। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया था गंगा से कि क्या कहना है कि आपके एक मेला जिसे कहते हैं हम, ठीक है, कुंभ का मेला, ठीक है, कुंभ अभी 2024 में जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का, इसमें ये पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन कि गंगा के किस तट पर यानी कौन से संगम पर कुंभ का मेला लगता है। तो वहाँ पर दिया गया था कि पौराणिक सरस्वती, गंगा और यमुना, इनके त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जो त्रिवेणी संगम होता है, इसी पर लगता है आपके क्या, कुंभ का मेला। देखिए कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आता है, 12 साल में एक बार। आप कहोगे जी कैसे, देखिए 12 साल में एक स्थान पर एक जगह आता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला जो होता है, कुंभ का मेला ये 3 स्थानों पर लगता है। भारत में कितने स्थानों पर, भारत में 3 स्थानों पर लगता है। 3 स्थान है इम्पोर्टेंट भारत में। एक स्थान का नाम है आपके उत्तराखंड और उत्तराखंड में हरिद्वार। एक हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर, कहाँ, गंगा नदी पर, गंगा नदी। एक हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर। एक लगता है आपके दूसरा, ठीक है, ये आपके उज्जैन में, उज्जैन कहाँ, मध्य प्रदेश में, ये शिप्रा नदी पर, शिप्रा। और एक लगता है सर कहाँ, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। और ये लगता है सर ये त्रिवेणी संगम पर, ये हमारा त्रिवेणी संगम लिख दिया। अब इसमें क्या है, जैसे देखिए हरिद्वार में अगर मेला अब लगा तो दोबारा से पुनः लौट करके 12 साल बाद ही आएगा, इसलिए 12 साल में यह 3 बार लगता है। ठीक है, 1 से 1.5 महीने के लिए यहाँ लगा, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर 12 साल बाद लौट कर यहाँ से फिर मेला इधर जाएगा, फिर उसके बाद इधर जाएगा, फिर से रिपीटेड यही होता रहेगा। तो इस तरीके से कुंभ का मेला 12 साल में एक बार रिपीट होता है एक स्थान पर। वैसे लगता 3 बार है, 4 साल बाद फिर आएगा, ठीक है, याद रखना। तो एक बार अगर कुंभ का मेला लग गया फिर 4 साल बाद लगेगा, फिर 4 साल बाद, यानी एक स्थान पर 12 साल बाद रिपीट होता है, इसलिए कहते हैं कुंभ का मेला 12 साल में
एक बार लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, हमने इनके नाम देख लिए। अब देखते हैं हम आगे इसका अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। कुल अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह, गंगा नदी का कुल अपवाह की बात करें तो इसका कुल अपवाह कितना है। कुल अपवाह क्षेत्र 9.01 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। गंगा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 9.01 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से भारत में, ठीक है, जिसमें भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। यानी भारत में कितना है, 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, और संपूर्ण कितना है, 9.01 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। बाकी शेष कहाँ है, बांग्लादेश में। बाकी अपवाह क्षेत्र बांग्लादेश में है। कहाँ है जी, बांग्लादेश में। बाकी अपवाह क्षेत्र बांग्लादेश में है। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट अगर हमारी ये क्लास देख रहे होंगे तो वो ये सोच रहे हैं कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से भाई हमें तो केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए ये पॉइंट टू पॉइंट भी हैं और इसके अलावा ये थोड़ी डिटेल में भी है, और पॉइंट टू पॉइंट भी है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठें तो बस ये रखिए कि हाँ मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की ही तैयारी करके चलोगे तो वनडे एग्ज़ाम के में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब भी तो आपकी जीएस कंप्लीट नहीं होती है। क्यों कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट केवल पढ़ते हैं कि हमें तो बस केवल स्टैटिक जीके चाहिए। जब भैया स्टैटिक जीके है क्या, मेरी समझ में ये नहीं आया आज तक। स्टैटिक जीके क्या है, स्टैटिक जीके बस यही है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है जी, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये स्टैटिक जीके में आ गया। अरे वही तो हम चीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसी में से स्टैटिक बनता है आपका, जो एक बार बन गया दोबारा कभी बदलेगा नहीं। स्टैटिक में आ गया भैया, स्टैटिक कुछ नहीं होता है। नॉर्मल तरीके से आप लोग वैसे पढ़ना शुरू कर दीजिए डिटेल में, क्योंकि फिर तभी तो आपकी जीके जीएस नहीं लगती है, क्योंकि आप स्टैटिक जीके के चक्कर में लगते हो। 27 क्वेश्चन लगे इस बार यूपी पुलिस में, 27-28 क्वेश्चन लगे इस बार 38 में से, करंट अफेयर को छोड़ करके। ये पढ़ाया था हमने अपने वहाँ पर ऑफलाइन में, 27 से 27, 28 क्वेश्चन लगे हैं। यकीन ना हो पेपर उठा के देख लेना, और आके देख लेना, नोट्स में से चेक करवा देंगे, एनालिसिस करवा देंगे। 28 क्वेश्चन लगे 38 में से, 25 से नीचे नहीं लगे किसी में भी, चारों शिफ्टों में। ठीक है, चलिए वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ोगे। मैंने कहा था पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, प्रयास हमारा, सफलता आपकी। करिए तैयारी, हम हैं आपके साथ तैयारी करवाने के लिए, करते रहिए। और मैं कह रहा हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया वहाँ तक एक बार आप 1-2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहना है यहाँ पे। हर एक चीज़ मैं एकदम बढ़िया तरीके से बताऊँगा। ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई डाउट ही नहीं छोड़ने का। चलिए अपवाह क्षेत्र हो गया यहाँ पर। आइए इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं, गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है, सहायक नदियाँ, गंगा की 2 प्रकार से सहायक नदियाँ होती हैं। एक होती है इसकी बाएं तट से मिलने वाली, एक होती है इसकी दाएं तट से मिलने वाली। तो सभी को हम कॉमन देख लेते हैं, बाएं तट दाएं तट। तो चलिए बाएं तट और दाएं तट से भी देख लेते हैं कि बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। तो नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसकी बाएं तट से मिलने वाली तट की जो नदियाँ, एक है रामगंगा। ये बाएं तट से मिलने वाली है, क्योंकि देखिए गंगा नदी अगर ऐसे जाती है इस तरीके से, तो इधर से जो मिलती है नदी इसका नाम है रामगंगा। ठीक है, फिर घाघरा, ठीक है, जिसे शारदा और क्या कहते हैं एक नदी और मिलती है। ठीक है, तो शारदा नदी आगे जाकर के फिर ये एक शारदा ही क्या कहलाती है, घाघरा कहलाती है, घाघरा। ठीक है, इसके बाद देखिए जहाँ से यहाँ पे गंडक है, फिर कोसी है, फिर एक महानंदा इधर से आती है। ठीक है, महानंदा नदी, महानदी। ठीक है, महानंदा नदी यहाँ से आती है।
इसके तहत यहाँ पे क्या देखेंगे, ये कौन सी है, ये सर रामगंगा है, रामगंगा। तो रामगंगा बाएं तरफ से मिलेगी, रामगंगा। दूसरी नदी, ठीक है, घाघरा, घाघरा। तीसरी गंडक, गंडक। चौथी कोसी, कोसी। पांचवी महानंदा, महानंदा, महानंदा। और देखिए छठी जो नदी है वो इसी की सहायक नदी से हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, इसकी सहायक नदी है क्योंकि इसी में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में मिलती है, क्योंकि हम यहीं का थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो बहुत आगे तक चलेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसी की सहायक नदी है। ये कौन सी है, ये सभी की सभी नदियाँ इसकी बाएं तट से मिलने वाली हैं, बाएं तट वाली नदियाँ। अब देखते हैं दाएं तट वाली नदियाँ। दायां तट, दायां तट, दायां तट वाली नदियाँ कौन कौन सी, देखिए। नंबर फर्स्ट दायां तट वाली सबसे बड़ी, ठीक है, नदी, इसका नाम है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसके दाएं तट से आकर मिलती है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो नंबर फर्स्ट है यमुना। दूसरी है, ठीक है, यमुना हो गया, ठीक है, सोन हो गया, ठीक है, यमुना है, सोन है, हुगली है, हुगली, हुगली जो कि इसी की एक शाखा है जो कहाँ चली जाती है, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक बैराज है फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज से निकलती है एक नदी, ठीक है, फरक्का बैराज, और यहाँ से एक नदी निकलती है हुगली नदी, जो इसकी एक सहायक नदी भी मानी जाती है, जबकि इसकी एक शाखा है जो कि इसी से निकलती है और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से होती हुई जाती है। और जब पश्चिम बंगाल से होकर जाती है आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इन दोनों नदियों के बीच में जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से स्टार्ट हो जाता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक नदियों पर बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सुंदरी नामक वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं, ये जल में ही उगते हैं और इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार है इनका, इसलिए वन है, वन से पाए जाते हैं। और क्योंकि वो डेल्टा नदी डेल्टा पर स्थित है इसलिए उसे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यहाँ तक हो गया। चलिए, तो ये नदियाँ हैं कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, और यही नदी नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत सारी सहायक नदियाँ। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, जिसकी लंबाई 1380 किलोमीटर है, आसपास है 1380 किलोमीटर, 1378 किलोमीटर भी आता है इसकी लंबाई। देखिए महानंदा इसके बाएं तट से मिलने वाली, बाएं तट से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है, ठीक है, सबसे पूर्वी नदी, सबसे पूर्वी नदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखना, महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से सबसे पूर्वी नदी है, इसकी गंगा की सहायक नदी सबसे पूर्वी नदी जो इसके बाएं तट से आकर के मिलती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसके हम पंचप्रयाग, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए गंगा नदी के बारे में, उसके बाद हम चलते हैं पंचप्रयाग को लेकर के। चलिए आइए पंचप्रयाग देख लेते हैं इसके, गंगा नदी के पंचप्रयाग। इसे मैं पूरे को इरेज कर दूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको आप हटा दीजिए जिससे कि आप पंचप्रयाग देखें। एक एक प्रयाग को मैं यहाँ दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ नदी मिलती हैं, कौन कौन सी। गंगा बनने से पहले गंगा में जो अन्य नदियाँ आकर के मिलती हैं वो कौन सी हैं। चलिए ठीक है, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग का मतलब होता है कि गंगा नदी बनने से पहले जो 5 नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं, ऐसे मिलन बिंदु को प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग का मतलब होता है संगम। क्या होता है? संगम। जैसे
हमने अभी पढ़ा था कि कुंभ के मेले के बारे में, और कुंभ का मेला मैंने पढ़ा था, कुंभ का मेला पढ़ाया था अभी। और मैंने कहा था कि कुंभ का मेला 12 साल में एक बार रिपीट होता है, और यह कुंभ का मेला जो है वो कहाँ लगता है? प्रयागराज में। प्रयागराज इसे इलाहाबाद कहते हैं, और प्रयागराज इसे वर्तमान नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद का प्रयागराज। और देखिए प्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का मिलन बिंदु या मिलन स्थान, इसी को नाम दिया गया है प्रयाग। तो इसे प्रयाग कहते हैं, और ये प्रयागराज है। तो यहाँ पर हो गया। यहाँ की बात करें तो पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, देखिए इधर आइए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ से। देखिए ये नदी है, इसका नाम ही है आपके भागीरथी। ठीक है, यहाँ पर हो गया। चलिए मैं इसको सीधा सीधा बना देता हूँ, आप ये तिरछा बिरछा मत बनाइए, ऐसे सीधा सीधा ऐसे बनाइए, ठीक है, जिससे कि आप सीधा सीधा राखिए, डायरेक्ट सीधा। एक इधर से एक नदी निकलती है, यहाँ आकर के मिलती है दोनों की दोनों नदियाँ। वैसे ऐसे नहीं बनता है ये, वैसे ऐसे बनता है, देखिए ऐसे, ये नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए ये नदी मुख्य है, इसका नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा है, और ये एक मुख्य नदी है, इसका नाम है भागीरथी। दिख रहा होगा आपको, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रिय देखिए, ये जो जहाँ मिल रही है इसका नाम है देवप्रयाग। मैं प्रयाग भी बताऊंगा अभी, देवप्रयाग कौन सा है? देवप्रयाग। तो ये दोनों की दोनों नदियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं इसको बोलते हैं देव प्रयाग। ठीक है, ये देवप्रयाग है। एक नदी यहाँ से, अब देखिए इसकी प्रमुख कुछ उपसहायक नदियाँ, इन्हीं की नदियाँ देखिए। एक निकलते हैं यहाँ से, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। एक यहाँ से निकलते हैं, इसका नाम है नंदाकिनी। एक यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है पिंडारी। ठीक है, चलिए ये है धौली गंगा, ये है नंदाकिनी, ये है पिंडारी नदी, पिंडारी। ठीक है, ये रही। इसी तरीके से यहाँ से एक नदी निकल करके आती है, यहाँ मिलती है। ठीक है, इसका नाम है मंदाकिनी। एक इधर से निकल कर आती है, इसका नाम है नंदाकिनी। इधर से एक नदी है, लेकिन ये इन पंच प्रयागों से अलग है कतई, ये इसमें नहीं मिलती है, जबकि ये भागीरथी की एक सहायक नदी है नंदाकिनी, याद रखना। और ये प्रयाग यहाँ पर बनाती है, जिस प्रयाग का नाम होता है गणेश प्रयाग। क्या नाम होता है? गणेश प्रयाग। आपने अभी तक 5 ही प्रयाग पढ़े होंगे, जबकि छठा प्रयाग गणेश प्रयाग है। लेकिन पंच प्रयाग बहुत महत्वपूर्ण है, और इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस 2023 हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलती हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, क्योंकि हम 2024 में पढ़ रहे हैं, तो पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट आता है यूपीपीसीएस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। चलिए, अलकनंदा दूसरी है यहाँ पे, ये इस नदी का नाम है, इसका नाम है, ठीक है, धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। ये धौली गंगा है, इसका नाम है नंदाकिनी, इसका नाम है पिंडारी नदी, इसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, इसका नाम है भील गंगा। क्या नाम है? भील गंगा। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी, भील गंगा। और देखिए एक इधर से भागीरथी नदी में सबसे पहले इसके दाएं तरफ से मिलते हैं, इसका नाम है जोध गंगा। ठीक है, जोध गंगा, ये जोध गंगा नदी है। और ये रहा भैरव घाट नामक स्थान पर ये आकर के मिलती है, किससे? भागीरथी से जोध गंगा। ठीक है, याद रखना।
ये नदी कहाँ कहाँ से निकलती हैं, इन नदियों की बात करें तो देखिए इनका उद्गम अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सतोपथ हिमनद से। सतोपथ हिमनद, हिमनद मतलब बर्फ़ के एक बहुत बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, ये इन्हें हिमनद कहा जाता है। धौली गंगा निकलती है आपके माना हिमनद से। कहाँ से? माना हिमनद या हेमकुंड। माना हिमनद, एक माना नाम से हिमनद है, हिमनद से निकलती है। नंदाकिनी निकलती है आपके, ठीक है, नंदाकिनी निकलती है आपके त्रिशूल से, त्रिशूल हिमनद से, त्रिशूल हिमनद यानी ग्लेशियर से, सब उत्तराखंड में ये। और पिंडारी निकलती है सर पिंडारी हिमनद से, पिंडर हिमनद से। पिंडर नदी यानी पिंडारी नदी पिंडर हिमनद से निकलती है। सर मंदाकिनी निकलती है आपके चारोबार ग्लेशियर से, यहीं लिख देता हूँ इसके पीछे जिससे कि पता चलता रहे आराम से। चारोबार हिमनद ये भी उत्तराखंड से ही है। और भागीरथी निकलती है सर गोमुख हिमनद से, गोमुख हिमनद, इसे गंगोत्री भी कहते हैं, गोमुख हिमनद से निकलती है। और सर भील गंगा निकलती है आपकी खतलिग से। कहाँ से निकलती है? खतलिग, खतलिग। और देख सर भील गंगा और भागीरथी नदी के संगम तट पर जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, चलिए मैं बाद में बताऊंगा इसको, तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर बाद में टॉपिक से हम भटक जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस नदी की लंबाई, भागीरथी नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर, 205। अलकनंदा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर। धौली गंगा 80 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, 82 किलोमीटर लंबी प्रवाहित होती है, 82 कितना 82 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। नंदाकिनी 165 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, 165 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और पिंडारी नदी की लंबाई 105 किलोमीटर है सर इसकी, ठीक है। चलिए मंदाकिनी नदी की लंबाई की बात करें तो सर इसकी लंबाई है मात्र 70 किलोमीटर, सबसे छोटी नदी है गंगा में मिलने से पहले, ठीक है। भील गंगा की बात करें सर इसकी 80 किलोमीटर लंबाई है, इसकी नदी की लंबाई 80 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पंचप्रयाग। आप सोच रहे होगे जी पंचप्रयाग अभी तक क्यों नहीं बता रहे? पंचप्रयाग में बताऊंगा मेरे भाई। देखिए पंचप्रयाग, एक प्रयाग ये है, एक प्रयाग ये रहा, एक प्रयाग ये रहा, एक प्रयाग ये रहा, एक प्रयाग ये रहा, एक प्रयाग ये रहा। इन्हीं पांचों प्रयागों को बोला जाता है पंचप्रयाग। पहला आप इसे देखिए, ये जो नदी आ रही है लाल लाल सी, इसे क्या बोलते? देखिए ये जो मुख्य नदी है लाल, इसी को बोलते हैं अलकनंदा, इसी को बोलते हैं भागीरथी, इसलिए मैंने इनको लाल लाल से लिखा है, ठीक है। तो याद रखना अलकनंदा नदी, और डार्क कर देता हूँ मोटा मोटा सा, ठीक है। देखिए अलकनंदा नदी, अलकनंदा, अलकनंदा, भागीरथी, मोटे मोटे से कर देता हूँ जिससे कि ये मेन मुख्य नदियाँ हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के बनती है कोई गंगा नदी, फिर ऐसे प्रवाहित होती है, फिर ये गंगा नदी इस तरीके से जाती है, ठीक है। ये गंगा है, फिर यहाँ गंगा कहलाती है, ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी। चलिए जिस स्थान पर ये मिलती हैं, एक है यहाँ पर, ये है आपके देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। ये है आपके रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग, अच्छे समझना, ठीक है। ये है आपके कर्णप्रयाग। क्या है? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। यह आपके नंदाकिनी नंदप्रयाग। कौन सा है? नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। और यह है आपके विष्णुप्रयाग। क्या है? विष्णुप्रयाग। इनकी ट्रिक भी बताऊंगा अभी कैसे याद करोगे। तो ये देखिए ये 5 प्रयाग हैं, एक प्रयाग ये रहा, एक प्रयाग ये रहा, एक प्रयाग ये रहा, एक प्रयाग ये रहा, और एक प्रयाग ये रहा। 5 प्रयाग है। और एक नदी यहाँ मिलती है, इसको बोलते हैं गणेश प्रयाग। क्या बोलते हैं? गणेश प्रयाग। इधर लिख देता हूँ, यहाँ गणेश प्रयाग, जो इन 5 प्रयागों से अलग है, ये गणेश प्रयाग है, ठीक है। 5 प्रयाग हो गए। एक प्रयाग ये रहा, इसे विष्णु प्रयाग है। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, कोई लड़का है देव नाम है उसका, देव,
तो इसका नाम देव है। ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं इन पांचों पंच प्रयागों को? ट्रिक है देव रुक ना वे ना। कैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, सामान्य भाषा में जैसे हम गांव किसी भाषा में बोलने लगते हैं, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, बुरा मत मानना भाई कोई भी। तो जैसे गांव की भाषा में अरे रुकना भाई, रुक ना बे, इतना क्यों भाग रहा है? तो कोई एक लड़का देव, तो देव रुक ना भे, तो इससे देखिए देव, देव से हो गया देव प्रयाग, रू से हो गया रुद्र प्रयाग, कैसे होगा कर्ण प्रयाग, ना से हो गया नंद प्रयाग, वे से होगा विष्णु प्रयाग। ठीक है, 5 प्रयागों के नाम। देव से हो गया देव प्रयाग, रू से हो गया रुद्र प्रयाग, कैसे हो गया कर्ण प्रयाग, ना से हो गया नंद प्रयाग और वे से हो गया विष्णु प्रयाग। इन 5 प्रयागों को याद करने की सबसे आसान ट्रिक, इधर से इधर चलिए आप और कहाँ से क्रम से नदी याद रखिए। देखिए पहले चलते हैं देव प्रयाग, देव प्रयाग चले या ऊपर से चले तो चले। पहले देव प्रयाग, देव प्रयाग, देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? मुख्य 2 नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ? ठीक है, एक का नाम है अलकनंदा, एक है भागीरथी। तो भागीरथी व अलकनंदा, अलकनंदा, भागीरथी व अलकनंदा का संगम जिस स्थान पर होता है उसे बोलते हैं देव प्रयाग। और इन्हीं दोनों के संगम से बनती है गंगा नदी। ठीक है, चलिए एक प्रयाग कौन सा है? दूसरा देखिए देव रुक, रू माने रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तीसरा कौन सा है? ठीक है, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। चौथा कौन सा है? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। 5वां कौन सा है सर? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं और इन 5 प्रयागों में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए रुद्र प्रयाग, रुद्र ये रहा, कौन सी है सर? ये मंदाकिनी। और यहाँ से कौन सी आ रही है सर? ये अलकनंदा है। तो ये अलकनंदा ही है जो अलकनंदा के नाम से आ रही है, अलकनंदा, अलकनंदा। और ये भी अलकनंदा ही है, अलकनंदा। ये भागीरथी, भागीरथी आगे भी चल करके भागीरथी के नाम से ही जानी जाएगी। तो कौन कौन सी नदी मिल रही है सर इसमें? तो देखिए अलकनंदा, ये अलकनंदा ही आएगी, रेड रेड। अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी। तो अलकनंदा, अलकनंदा व मंदाकिनी, मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा व पिंडारी, अलकनंदा व पिंडारी या पिंडर, पिंडारी या पिंडरी नदी, पिंडारी नदी। ठीक है, पिंडारी। नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा व नंदाकिनी, नंदाकिनी। अलकनंदा व धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा व धौली गंगा, धौली गंगा। ये मिलती हैं आपके 5 प्रयाग हैं, ये 5 प्रयाग हैं, याद रखना। सबकी लंबाई भी है इनमें, मैंने कहाँ कहाँ दिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। विष्णु यानी गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग में 2 नदी मिलती हैं। ये गणेश प्रयाग इंपॉर्टेंट है। गणेश प्रयाग क्या है? गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, भीलगंगा, भीलगंगा व भागीरथी, भागीरथी के संगम को गणेश प्रयाग कहा जाता है। और देखिए इन दोनों नदियों के संगम पर, इसके संगम पर एक डैम बना है, डैम, सबसे ऊंचा डैम। ठीक है, सबसे बड़ा डैम, इसका नाम है टिहरी डैम, टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है सर? यहीं पर बना हुआ है टिहरी बांध। ये बांध है, यहाँ पर बांध बना हुआ है, याद रखना ये बांध है, यह इसी का नाम है टिहरी बांध। और टिहरी नामक, टिहरी गढ़वाल टिहरी बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध इसी नदी के, भीलगंगा और भागीरथी नदी दोनों के संगम तट पर बनता है आपके यह बांध। इसका नाम है टिहरी बांध, जो किसके कहाँ पर है? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक ज़िले में पड़ता है। ठीक है, एक गांव है टिहरी,
वहीं पर है बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। और ये किस पर बना हुआ है? गणेश प्रयाग पर, याद रखना, भीलगंगा और भागीरथी के संगम के तट पर बना हुआ है आपके टिहरी बांध। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं समाप्त करेंगे आज की क्लास को। और आई होप कि आज आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक दो बार इसको और बना लीजिए, क्योंकि इनसे संगम से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आपको यहीं पर समाप्त करनी, हमको यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, नमस्ते।